तो फिर रियल पार्ट ऑफ 1/z, तो जो रियल पार्ट है 1/z का वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन मैंने नंबर्स लेके देखा है तो वो नहीं ऐसे आ रहा। एक मिनट वेट करें जरा, मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। जी आप क्या पूछ रही हैं, मुझे बताएं जरा, एक क्वेश्चन बताएं। If imaginary part of z is greater than 0, Imaginary part of z is greater than 0, greater than 0. then Okay. real part of 1/z is also greater than 0. Is also greater than 0। चाहिए नहीं करना है इसमें। देखिए इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कोई आप लेट कर लेना, लेट आपके पास जेड कम्प्लेक्स नंबर हो, ये ऐसे सर ही है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ओके वेट। रिकॉर्डिंग हो रही है ना मेरे ख्याल में, मुझे बता दिया करें, समझ यस सर, नहीं बस। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके जी। तो आप आपने यही क्वेश्चन लिखाया था। यस सर। ग्रेटर देन 0 ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो मैंने कहा कि आप लेट कर लें z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है एक्स प्लस एटा वाई का, z का यानी, तो वो तो y है ना, इसका मतलब y जो है ग्रेटर देन 0 है, ये हमें गिवन है। ओके, यस सर। यस सर। हमने अब कंसीडर कर लेना है कि रियल पार्ट 1/z का। पहले 1/z जो है वो देखें क्या बनता है। 1/z होगा 1/, एक्स प्लस आयोटा वाई। जी ठीक हो सर। गया। अब आपने इसको, अब क्योंकि ये जो है ना, यहाँ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर सकते, ये तो 1/, हम की फॉर्म एक्सरसाइज कर लेंगे। रैशनलाइज कर लेंगे तो वो बनेगा एक्स माइनस आयोटा वाई हम्म। डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आयोटा वाई। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया आपने, ये बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x² + y²। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो बताएं जी इसमें क्या बनता है। सर अगर हम इसका रियल पार्ट अलग कर लें, x जी बाय जी x² + y², तो वो जी तो जी, हुआ ना ग्रेटर देन 0। जरूरी नहीं है। सर मैंने ऐसे नंबर्स भी लेके देखा था, 2 + 3 एओटा टाइप, तो वो आ रहा था। नहीं आपके पास यहाँ पे कंडीशन सिर्फ वाई पे है कि वाई पॉजिटिव है, एस एक्स पे कोई कंडीशन नहीं है। ओके, यस सर। तो जब आप इसका रियल पार्ट ऑफ 1/z लेंगे, तो रियल पार्ट ऑफ 1/z बनता है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यस अब सर। एक्स पे कंडीशन ही नहीं है, तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि देन इसका जो रियल पार्ट है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, और हो सकता है इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ओके सर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। अच्छा। ओके सर, थैंक यू। गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन। जी नो क्वेश्चन। ओके, सो ठीक है, हम मूव करते हैं आगे। कल हमने कम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में हमने कुछ स्टडी की थी ना कल चीजें। मैंने आपको फंक्शन से इसके फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट बताए थे। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आ जाए कि कम्प्लेक्स फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह का होता है, ई रेज़ टू पावर जेड फॉर्म का होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक फंक्शन है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, सॉरी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जेड। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो जेड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी आप फर्दर, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जेड जेड के अंदर, तो इसको फर्दर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको पता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो लिखा जा सकता है ई रेज़ टू पावर एक्स इनटू ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई। देन ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई को आप लिख सकते हैं कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये जो फॉर्म आपके पास लिखी हुई है ना, ये वाली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसमें ये जो है इस फंक्शन का रियल पार्ट होगा, ये इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट होगा, जैसे कल आपने बताया था। यानी ये पहला फंक्शन u होगा, अगला फंक्शन v होगा। तो किसी भी, हमने कल देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर कम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड की फॉर्म में, तो वो u ऑफ एक्स वाई प्लस एटा v ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये कल वाली डिस्कशन थी, और आज हमने देखा कि हम एक्सपेंशियल फंक्शन को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है एग्जाम्पल है, जो किसी कहता है कि आप वैल्यू फाइंड करें, वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू, तो वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो जैसे अगर आपके पास e रेज़ टू पावर, अगर z जीरो हो, z आयोटा हो, z2 प्लस फाई आयोटा हो, तो आसान है। आप जस्ट क्या करें, क्योंकि आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन है इस फॉर्म में, सपोज अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जेड जीरो, तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा वन आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको दूसरे कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल सकते हैं। कंपोनेंट की फॉर्म में आप कैसे निकालेंगे, ये आपने जो करनी पड़ेगा, ये ये जो आपके पास है, ये वाले, ये ये वाले और ये वाले। तो इसमें आपको पता है कि जब z जीरो होगा तो x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा। यहाँ पे x जीरो y जीरो पुट करें, यहाँ पे x जीरो y जीरो पुट करें, तो इसमें जो v होगा वो जीरो हो जाएगा, u वन आ जाएगा। तो इसमें पुट कर दें ये जीरो, ये वन, ये जीरो वन ही आता है। तो आप इस तरह इसको प्रोसीड कर सकते हैं, या यानी आप डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो इस तरह अगर आपके पास z जो है वो आयोटा आ जाए, z इज इक्वल टू आयोटा आ जाए, तो अगर z आयोटा आ जाए तो इसका मतलब है कि इस केस में x जीरो है आपके पास, और यानी कि आयोटा है आपके पास, इट्स मीन x जीरो होगा, y वन होगा। तो इसमें आप ये जो कंपोनेंट फॉर्म में आपने लिखी हुई है, ये वाली फॉर्म, इसमें x जीरो और y वन पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी cos वन प्लस एटा साइन वन। तो इनको पॉइंट्स में वैल्यू लिखा जा सकता है। यानी आप इन शॉर्ट के कोई भी अगर z कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद
कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पोलर फॉर्म को यानी दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये बात कल हमने इसको देखा था। हमारे पास अगर z हमारे पास अगर कोई भी नंबर है z इज इक्वल टू और ये इसमें बात नहीं कर रहा, ये अगर हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा, तो आयलर फार्मूला की मदद से ये जो एक्सप्रेशन है आर कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, इसको लिखा जा सकता है ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में और फर्दर जो पोलर फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो है ये पोलर फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी हमने कहा था कि जो z है पोलर फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, ये एक वे बताया था। एक वे मैंने आपको ये बताया था, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आर सिस थीटा, ठीक है ना, यानी सिस का मतलब है cos एयोटा साइन, और फिर हमने अभी ये पढ़ा कि इस पोलर फॉर्म में इसको ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा भी लिखा जा सकता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट फॉर्म्स में पोलर में। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं आप। के अलावा अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट को जरा पढ़ें। इस स्टेटमेंट की किस किस को समझ आती है? ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पीरियोडिक, और इसको यहाँ पे लिखने का क्या मकसद है? जी, एनी स्टूडेंट? द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पीरियोडिक। आवाज आ रही है आपको? आपकी या कंवल आवाज आ रही है? कनिष्का जाहिर। जी सर, आवाज आ रही है। गुड गुड, ओके। तो आप तो चुप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपको आवाज ही नहीं आ रही। तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है टू ऑल स्टूडेंट्स के यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पीरियोडिक। ये यहाँ पे लिखने का क्या मकसद बनता है? इसकी बिहाइंड रीजन क्या है? चलो मैं आपसे और आसान वे में पूछता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो रियल फंक्शन होता है, रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो पीरियोडिक होता है या नहीं होता? ये बताएं। जी, नहीं पता आप किसी को भी? साकिब अली खान। नो सर, नहीं पता। ओके, आपके पास जो रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता। आपने देखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरह का होता है। ठीक है, अगर आपके पास ये अगर याद हो तो आपने कैलकुलस 1 में पढ़ा था कि y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x अगर एक फंक्शन है और इसमें अगर a पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव नहीं बल्कि ग्रेटर देन 1 हो, अगर बेस 1 से ग्रेटर हो तो ये आपके पास इस तरह का इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। और अगर आपके पास जो बेस है वो लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि बेस नेगेटिव तो उसकी हो नहीं सकती, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हो तो फिर उसका ग्राफ इस तरह का बनता है। ये भी y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x की ग्राफ है, बट इसमें a जो है ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। इन शॉर्ट कि एक्सपोनेंशियल ये रियल फंक्शन की बात हो रही है कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक नहीं होता। पीरियोडिक का मतलब है कि उसकी वैल्यू एक खास इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि साइन और कॉस का ग्राफ कैसे होता है, ये साइन का ग्राफ इस तरह होता है। अब देखिए तो यहाँ पे ये वैल्यूज 1 और -1 के दरमियान रिपीट होती हैं, तो आप देखें तो कई दफ़ा उसकी वैल्यू 1 आती है और कई दफ़ा -1 आती है, कई दफ़ा 1, इसी तरह कई दफ़ा उसकी वैल्यू 0 भी होती है। इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू रिपीट हो जाती है आफ्टर सम फिक्स्ड इंटरवल। तो वो हमें पता चला कि वो जो इंटरवल है इसका वो 2 पाई है, यानी 2 पाई के बाद उसका जो वैल्यूज है वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, इसके लिए उसका पीरियड हम कहते हैं 2 पाई। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रियल में उसकी वैल्यूज रिपीट नहीं होती। अब जब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स की, तो आप देखें कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो भी कॉस और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं आप। रियल को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप कॉस और साइन की फॉर्म में तो नहीं लिखते ना, कॉम्प्लेक्स को लिख सकते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास कॉस एफ ऑफ जेड, तो उसको हमने ऊपर पढ़ा कि उसको लिखा जा सकता है e रेज़ टू पावर x cos ऑफ x आयोटा cos ऑफ x प्लस आयोटा e रेज़ टू पावर x ये y होगा y, ये इस तरह लिखा जा सकता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ पावर आयोटा y। ठीक है, आयोटा y का मतलब वही है cos y प्लस आयोटा sin y। तो अब ये जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन आता है y में, ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा जो है ये साइन थीटा cos थीटा e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये तो वैल्यू रिपीट होंगी, ये थीटा की वैल्यू तो रिपीट होती है, एंगल की वैल्यू जो होती है। तो पता ये चला कि जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक हो गया जी। अब अगली बात है कि वो पीरियोडिक, उसका पीरियड क्या होगा, यानी उसकी वैल्यू कितने उसके बाद रिपीट होंगी। तो आंसर इज कि आपके पास, यानी दूसरे लफ्ज़ में हम कहें कि उसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम उसकी वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में, ठीक है, तो इसके एंगल में हम क्या ऐड करेंगे ये वैल्यू रिपीट हो जाए। तो इसके एंगल में अगर हम, क्योंकि ये cos थीटा और sin थीटा भी डिपेंड करता है, तो ये इसका मतलब है ये 2 पाई ही होगा। हम प्रूव कर लेते थे वाकई 2 पाई है। तो मैंने यानी ये ओरिजिनल फंक्शन था, यानी एफ ऑफ जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसके एंगल में मैंने 2 पाई ऐड कर दिया। अब ऐड करने से ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई। तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा एज इट इज आ जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई। sin 2 पाई तो ये 0 हो जाता है, cos 2 पाई जो होता है ये 1 होता है। ठीक है जी, 1 मल्टीप्लाई होगा तो e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा ही बच गया। तो पता ये चला
कि आपने एंगल में 2 पाई ऐड किया तो अगेन e raised to power beta थीटा ही आ गया, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। तो ये मेन इसमें जो थी वो बताने वाली बात थी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड इन रियल आर डिफरेंट। इन रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, 1 to 1 फंक्शन होता है। ये बात याद रखें, 1 to 1 जो होता है इसका मतलब है कि उसकी एक इनपुट की करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होती है, ठीक है जी। और जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो रिपीटिशन होती रहती है, उसमें डिफरेंट इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास आउटपुट है वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है और ये 1 to 1 नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे आपसे चले क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे आपने एक बात सीख ली कि वो पीरियोडिक फंक्शन है और ये 1 to 1 नहीं है, ठीक है जी। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम इसको 1 to 1 बना लें? क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसे फंक्शन जो पीरियोडिक हों, यानी जैसा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है जी, उनको 1 to 1 बना लिया जाए? जी बच्चों, जी कोई आइडिया नहीं है? एनीवन? कोई आपको उससे रिलेटेड कोई समझने कोई हिंट भी नहीं आपके जहन में आ रहा कि इसको कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ये आपने हालांकि इसको बड़ी डिटेल से स्टडी किया हुआ है, इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जा सकता है। साकिब अली खान, मोहम्मद जफरान। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, समझ नहीं आई थी बीच में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास अभी हमने स्टडी किया कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का मतलब है कि उसकी जो आउटपुट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, मीन कि वो 1 to 1 नहीं है, ठीक है। जबकि जो रियल फंक्शन होता है वो 1 to 1 होता है और पीरियोडिक नहीं होता। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भी 1 to 1 बनाया जा सके? सर उसका इंटरवल -π/2 से -π से पाई कर दें और -π को ओपन। गुड, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि हम अगर जो थीटा यूज करते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम जो पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था तो उसमें जो थीटा यूज किया था उसको अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज करेंगे तो आप रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने रीजन यस सर। को, यानी एक रिस्ट्रिक्टेड रीजन ले लेंगे कि इस रीजन के अंदर 1 to 1 वो होगा और उस रीजन के अंदर वो आपके पास उसकी आउटपुट रिपीट नहीं होगी। और वो रीजन आपने जैसे बताया वो -π से पाई है, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? वजह क्या है कि हम ये रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? वरना तो हम इसको ओपन जनरल आर्गुमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। जी क्यों जरूरत पेश आती है जी? क्योंकि सर फिर रिजल्ट रिपीट होते हैं, तो वो एक ही दफ़ा के जो मिल जाते हैं पहले, तो वही फिर बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम। यस, एक वजह चले ये होगी। दूसरी इसकी वजह एक ये भी है कि आप खुद सोचें कि ऐसे फंक्शंस जिनकी, यानी हमने कहा था कि फंक्शंस वो होते हैं जिनकी इनपुट के करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट हो। ऐसे नहीं हो सकता कि एक इनपुट के ऊपर आपके पास आउटपुट ज्यादा हो जाए, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इन्वर्टेबल फंक्शन इस तरह का बने कि जिसकी यूनिक, तो इन्वर्टेबल फंक्शंस के लिए हमें जरूरी है कि उसको हम रिस्ट्रिक्टेड यानी उस रीजन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अदरवाइज आप कोई भी डिफरेंट एक वैल्यूज ले, उसकी मोर देन वन आउटपुट आना शुरू हो जाएंगी। तो ये हम इसलिए 1 to 1 को प्रेफर करते हैं। बहरहाल तो ये चीजें जो है आगे पोलर कोऑर्डिनेट्स की होगी बात। ये आपने चीज पढ़नी है जी, इम्पोर्टेंट चीज जो तेरी मार्क्स है। Comparison with the real analysis. Complex exponential functions provide a good example of how complex function can be similar to and at the same time different from their real components. Both the complex and the real components of the function satisfy the property. On the other hand, the complex function is periodic and from C is the example is this. अच्छा जी, negative or real. The values of the complex function can be negative or real. Neither these properties are shared with the real component. अब क्या कहता है, आपने जो complex function real के अंदर पढ़ा है उसमें आपने एक तो बात कही कि उस complex function की आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होती है। रियल complex function की आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होती है, नंबर एक। रियल complex function पीरियोडिक नहीं होता, नंबर दो। ठीक है, जबकि यहाँ पे वो कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो पीरियोडिक भी है, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो आउटपुट है वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम द रियल कॉम्प्लेक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल का कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो ये आपने जो चीजें हैं इनको देखना है, इसी तरह इनको फर्दर स्टडी करें। ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स, और ये आपके पास फर्दर जो तीसरे पॉइंट के आगे पॉइंट है इसको स्टडी करें। इसमें कोई अगर ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये सेकंड लिखी है, आप यहाँ पे देखिए कि इन दिस सेक्शन वी मेड द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन that every complex function can be defined in term of two real functions। वही बात है, हर complex function जो होता है वो ux plus iota vx की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ux और vx itself क्या है, ये function of two variables है। This implies that the study of the complex function is closely related to the study of the multi-variable functions of two real variables। The notation of the limit is continuity derivative integral of such real functions can be used to develop। हाँ, तो कहता है कि अब इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जो आप जब इनकी कंटिन्यूटी, इनकी डिफरेंशिएबिलिटी स्टडी करते हैं तो ये सिमिलर टू एज टू डायमेंशनल होते हैं। जैसे आपने कैलकुलस समझ लें कि 3 में जो स्टडी किया था, कैलकुलस 3 से रिलेटेड चीजें जो है वो आप स्टडी करते हैं जब आप इनकी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी या इसकी इंटीग्रेशन जो आप इसको स्टडी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको स्टडी करें, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। ठीक है, तो आज इधर तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज अ मैपिंग, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बड़ा अच्छा यानी समझने वाला टॉपिक है। तो इस चीज़ को हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यानी ये ग्राफिक समझ लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लॉटिंग के लिहाज से, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की प्लॉटिंग के लिहाज से है। यानी आप जिस तरह रियल फंक्शन को प्लॉट करते हैं ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, जस्ट लाइक आपके पास ऐसे ये बनता है जी, यानी रियल फंक्शन का आप जस्ट लाइक ऐसे प्लॉट कर देते हैं एक्स और वाई एक्सिस में। ठीक है जी, लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो इसमें प्लॉट नहीं हो सकता। वजह क्या है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप क्या करते हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, यानी एक्स एक्सिस
ये रियल एक्स और वाई एक्सिस के मदद से कम्प्लेक्स नंबर को तो स्पॉट कर सकते हैं इस तरह, ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, ये बनेगा। बट जो आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, कम्प्लेक्स फंक्शन को कैसे प्लॉट करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको प्लॉट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, ये इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें, तो अभी तक यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात अगर किसी ने डिस्कस करनी है तो वो पूछ ले। पेपर से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो पूछ ले। सर पेपर में ये फर्स्ट चैप्टर पूरा आएगा सिलेबस में? जी इंशाल्लाह, आज तक जितना पढ़ा है सारा इंक्लूड है इंशाल्लाह। सर मीन जो सेकंड चैप्टर के आपने चीजें करवाई हैं वो भी? जी जी इंशाल्लाह वो भी शामिल है। यानी आज तक जो डिस्कशन किया हमने वो सारी इंक्लूड है। हो सकता है आज वाले पेपर से, आज वाली डिस्कशन से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं, इसलिए इसको लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, और कोई बात नहीं? एनी क्वेश्चन? जफरान? नो सर। ओके, ठीक है। साकिब क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है बच्चों, तैयारी करें। कोई कन्फ्यूजन अगर आपको होती है तो आप गूगल क्लास यूज़ करें, ठीक है, डिस्कस करें। मुझसे अगर कोई बात पूछनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते हैं ये फिर काइंडली सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। आज ये मैं कर देता हूँ। मैं आज इंशाल्लाह पिछली भी जो रिकॉर्डिंग रहती हैं वो सारी आज ना, आपके पिछले लेक्चर्स भी रहते हैं तो वो आज सारी मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक इंशाल्लाह, रात तक। ठीक है ये काफ़ी थोड़ी सी वो होती है, जो ये जो सारी समझ लें कि रिकॉर्डिंग है ना, ये काफ़ी हैवी एमबीज में होती है। वो तो मैं देख रहा था कि ये जैसे आप यहाँ पे देखें कि कुछ आइकन यहाँ पे पड़े हुए हैं, लिखा हुआ है फेल्ड। मैंने डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो ये डाउनलोड नहीं हो रहे थे ना, तो बड़ा टाइम लगता है इस पे। तो पर वो मैं चेक करता हूँ उसको, अगर वो डाउनलोड हो जाते हैं, अपलोड करता हूँ या किसी भी तरीके से मैं वो शेयर कर देता हूँ आपसे इंशाल्लाह शाम तक। सर अगर वो वाली ना हुई है तो फिर ये वाली जो सेकंड चैप्टर के आपने करवाया है जो मटेरियल वो अपलोड कर दीजिएगा। मटेरियल तो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। वो जो ये हार्ड फॉर्म में जस्ट उसकी उसकी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, और किसी की क्वेश्चन नहीं? ठीक है बच्चों, आप तैयारी शरी करें और फर्दर इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीक में। तो आपका पेपर कंप्लीट का किस डेट को है? सर लास्ट पेपर है हमारा कॉम्प्लेक्स का। सैटरडे को बनता है या फ्राइडे को? सर सैटरडे को। अच्छा अच्छा, और ये आपकी इस दौरान की क्लासेस होंगी? सर आई थिंक नहीं होंगी। सर लिखा हुआ था वो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये इस तरह जैसे कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एक दिन एक पेपर होता था उस तरह ही अच्छा, होगा। क्लासेस नहीं होंगी। चले चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम फ्राइडे को, सैटरडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। सर एक्सक्यूज मी। यस। सर बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब हम उन्हें स्लाइडर्स पे मैच करते हैं तो जब उन मतलब गिवन कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो थीटा यूज करते हैं वो कभी तो आर्गुमेंटेड थीटा यूज किया होता है और कभी मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंटेड जो हम निकालते हैं वो यूज किया होता है और कभी जो हम लोग सिर्फ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x लगा निकालते हैं वो यूज हो रहा होता है। तो ये इनको मतलब किस तरह अब मतलब हम लोग तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जब हम उसे पोलर में चेंज करना होता है, या कोई एक फिक्स है कि जब भी आपने किसी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर में चेंज करना हो तो ये वाला थीटा यूज करना है? जी जी, जब आप
किसी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर में चेंज करते हैं ना, तो यस सर। तो उसके लिए आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यानी यस आप सर। जनरल आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी, क्योंकि उसका चेंज करने का मकसद ये क्या चीज, यानी उसका क्या नजरिया, उसके बिहाइंड ये होता है। सपोज आपके पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स नंबर, एक मिनट वेट करें, ये सपोज एक कम्प्लेक्स नंबर आपके पास लिखा हुआ है, तो बताएं जी z इज इक्वल टू कोई -2 +3 आयोटा, ठीक है जी, इस तरह से। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने का मकसद ये होता है कि आप इसके इक्विवेलेंट को ऐसी फॉर्म बताएं जो आर और थीटा में हो, कि जिससे दोबारा यही आंसर आ जाए। यस सर। तो वो आपके पास जो फॉर्म होती है ना, उसको वो आप कोई भी फॉर्म उसमें से ले लें, जो समझ लें कि पोलर, उसकी जनरल फॉर्म ले लें और या उसकी प्रिंसिपल फॉर्म ले लें, ये फॉर्म बन जाती है। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जब आप बात करते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो रूट्स फाइंड करने के लिए आप याद रखें कि दो तरह के रूट्स होते हैं। एक जनरल आप रूट फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल रूट्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी आप रूट्स फाइंड करने के लिए फिर हम ये समझ लें कि आप ये बस ध्यान में रख लें कि आपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज करना है। वो अगर बेशक जनरल भी यूज करते हैं तो आप प्रिंसिपल यूज करें रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है। सर अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि फोर्थ रूट ऑफ -1 के हमने रूट्स फाइंड करने हैं, तो इसको जरा निकाल दें काइंडली। जी जी, फोर्थ रूट ऑफ -1, यस सर। -1 होल रेज़ टू पावर 1/4, यस सर। 4 फोर्थ रूट ऑफ -1। इट्स मीन कि इसमें आपके पास जो z है वो आपके पास -1 है, कम्प्लेक्स नंबर। n जो है आपके पास 4 है। तो आपके यहाँ पे इस केस में आपको रूट फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर बताएं। z इज इक्वल टू z इज w इक्वल टू w w w k, सॉरी, रूट ऑफ w w k से इज इक्वल टू r r रेज़ टू पावर 1 और n 1/n into इनटू cos हाँ theta plus 2k pi divided by n theta। हाँ, थीटा +2, थीटा भी आता है और साथ आयोटा साइन भी आता है ना। नो सर, तो इधर तो इतना साइन नहीं आता। नहीं आता है, तो उसमें आता है। अपना पूरा फार्मूला बनता है cos ऑफ थीटा प्लस 2n pi divided by 2k 2k pi divided by n 2k pi divided by n plus iota sin और इसी तरह प्लस आयोटा साइन भी आता है, बिल्कुल। थीटा प्लस 2k पाई। अब आपने ये जो थीटा फाइंड करना है, इसके लिए आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज करें, ठीक है, और n को 4 यूज करें, और k जो सर वैरी इन करेगा यहाँ से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के थ्रू करना है। हाँ, और ये प्रिंसिपल हम सपोज रूट्स फाइंड करते हैं ना, उसके लिए हम आसानी समझते हैं कि हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज करें, है ना। ये दूसरा जो यूज तो आप जनरल कर सकते हैं, बट उसमें फिर हमारे पास वो जो रूट्स की रिपीटेशन है वो हम उसको सही जज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है, क्योंकि रूट्स भी जो रिपीट करना शुरू कर देते हैं ना।
तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो सबसे बेहतर चॉइस रहती है इसमें आपके पास, ठीक है। तो इसको फर्दर आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट सिर्फ निकाल दे, बाकी जो है वो हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर दूं। यस सर। एक मिनट जरा वेट करें, मैं बताता हूं। सर सेकंड चैप्टर कहाँ तक है? किसी को पता है तो प्लीज बता दो। जी बहुत थोड़ा सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत असल में थोड़ी गड़बड़ है, तो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इसकी z इज इक्वल टू -1 की। आप क्या कह रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको फाइंड करना है ना। यस सर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए? हमने ये पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, क्या होता है जी, y ओवर वाई x। बाय ओके, एंड देन इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ y हमारे पास है 0, x हमारे पास है -1। यस सर। तो अब मुझे बताइए क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? सेकंड। सर सेकंड। कौन सा वाला? सेकंड बनता है। तो सेकंड में आपको बताइए होता है पाई माइनस थीटा। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ, उसमें थीटा जो है वो 0 ही आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यानी टेंजेंट साथ साथ 0 आएगा ना, माइनस तो खत्म हो गया। तो पाई यस सर। माइनस 0 दैट इज इक्वल टू पाई। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा आपका। यस सर ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे कौन पूछ रहा था? सर अनमोल पूछ रही थी। हाँ अनमोल पूछो। सर एक दफा सिलेबस बता दीजिएगा किधर तक है, चैप्टर 1 सारा। और हाँ चैप्टर 1 जो है वो पूरा है, और यानी चैप्टर 1 सर यार कल हमने जो डिस्कस किया था ना, उसमें कुछ चीजें जो आप जो कह रहे थे वो बाउंडेडनेस और जी वो जी नहीं है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यस, उसमें सिर्फ आपको ये है कि उसमें ये तो अलबत्ता चीजें पता होनी चाहिए छोटी छोटी, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि z लेस देन 0 का प्लॉट क्या बनेगा, बताएं जरा। z, बल्कि इसको मैं ये कहता हूँ रियल ऑफ z लेस देन 0 का प्लॉट क्या बनेगा? सर x लेस देन 0, x यहाँ x पर लेस लेस देन होगा। 0, बिल्कुल। जी और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताएं कि इसका प्लॉट क्या बनेगा, रियल ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z,
तो इसका क्लास प्लाट क्या बनेगा? सर x इक्वल्स टू y। x इज तो इक्वल टू y, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y का क्या मतलब है? दैट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन। अब इसमें अगर ये लेस देन आ जाए, इक्वल ना रहे, सिर्फ रियल ऑफ z लेस देन, इसमें मतलब x लेस देन y। अगर आपके पास आ जाए रियल ऑफ z ग्रेटर देन, तो इसमें मतलब x ग्रेटर देन y। ये रीजंस है, इन रीजंस को आपने यहाँ पे प्लॉट कर देना। सर और सेकंड चैप्टर में से भी कुछ है? आगे सेकंड में से हमने क्या पढ़ा है? फंक्शंस के बारे में। सर टू बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 1 चैप्टर सर की भी 1.6 तक इतनी एक्सरसाइज है सर, 50 क्वेश्चन भी हमने आगे किए हैं, हाथ थक गए हैं। ये सिचुएशन ऐसे है कि अभी तो सर ये मटेरियल मिड के बाद इंक्लूड कर सर देंगे। बहुत ज्यादा हो जाएगा प्लीज सर, चैप्टर 1 काफी है ना, देखिए बिल्कुल मिड्स करीब आए हुए हैं, 2 दिन रह गए हैं, अब हम ये किस तरह करें? सर हमारे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी रहती हैं अभी। वो तो वैसे तो बाय द रूल असल में ना, चलें ये तो है, बाय द रूल सिचुएशन ये होती है कि आपने जो कल पढ़ा है ना वो आज के मिड में शामिल होगा। सर चैप्टर 6 तक, चैप्टर 1 तक काफी है ना, प्लीज सर आप कर सकते हैं, तो ये फाइनल में कर लेंगे ना इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में अभी भी हम बहुत स्लो जा रहे हैं। चले सर बहुत एक्सरसाइज 1.6 तक एक्सरसाइजेज भी हैं और आगे रिव्यू एक्सरसाइज के भी हैं क्वेश्चन 50, तो बहुत ज्यादा है। कि हमें मिड के बाद थोड़ी सी अपनी स्पीड भी थोड़ी बेहतर करनी है, ठीक जी है? इंशाल्लाह। यानी जी आप ठीक है। ये समझ लें कि आपका जो बेस है ना, मेरे ख्याल में कम्प्लेक्स की बेस वो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें अंडरस्टैंड आप निकाल ली। अभी ये सारी उन्हीं चीज़ों के ऊपर चलेंगी, कम्प्लेक्स नंबर्स वही उसी तरह की चीज़ें हमें पढ़ी हुई हैं। चले आप चैप्टर 1 रख लें, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। थैंक यू सर, थैंक यू सो अच्छा सा मच। तैयार करें चैप्टर 1, ठीक है? उसमें एक्सरसाइजेज बेहतर तैयार करें, रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी तैयार करें, ठीक है जी? और उसके बाद जो चीज़ें क्लास में डिस्कस होती है ना, यानी उसमें आप देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें जो हो सकता है आपको उधर नोट्स में या लेक्चर्स में ना मिले, लेकिन डिस्कस होने के दौरान कुछ चीज़ें आपने आपकी माइंड में क्लियर हुई होंगी ना, तो वो चीज़ें जो है समझिए कि वो कंसेप्ट वाइज वो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। सर आप पिछली बार की तरह इस बार भी पिक्चर्स ऐड करेंगे क्वेश्चंस में? अब वही मैं सोच रहा हूँ कि पिक्चर्स के बगैर पेपर बनेगा कैसे? जी सर 20 है ना, तो आप दरमियानी कर लीजिएगा, मतलब 5-7 इस तरह, इससे ज्यादा मत ऐड। नहीं, मिक्स ही करेंगे, कोशिश तो ये जी करूँगा कि सर अगर इंटरनेट का यानी सर अगर देखा, इंटरनेट का इशू हो तो फिर पिक्चर विजिबल नहीं होती। वही ना इंटरनेट, अब आप थोड़ा सा बेहतर कोई पैकेज वगैरह खरीदे ना। असल में मैथमेटिक्स वो मुझसे अभी असल में वो पूछ रहे थे जूनियर आपके जो कैलकुलस वगैरह पढ़ते हैं, तो मैंने उन्हें भी यही बताया कि मैथमेटिक्स असल में गूगल क्लासरूम और जो गूगल पेपर होता है उसमें आप लिख नहीं सकते, यानी उसमें अगर आप स्क्वायर रूट का सिंबल डालना पड़ जाए तो वो आप नहीं डाल सकते। तो चले ऐसे है कि स्क्वायर रूट को हम जैसे एक्स क्यू आर टी लिख देते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों को आइडिया हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको फिर विदाउट इमेज के हम नहीं कर सकते, जैसे उनका तो खैर ज़्यादा ही मैथमेटिक्स ऐसे है कि आपको भी खैर थोड़ा बहुत होगा कि जैसे ग्राफ्स के बारे में कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो वो आपको देखनी पड़ेगी कैसे आपने डील करना है। सर फिर हम ये चैप्टर 1 में ये बाउंडेड, जो अभी आप कह रहे हैं बाउंडेड चीजें हैं इस तरह, तो जी जी, ये ये फिर नहीं करेंगे ना? हाँ इसको ना करें। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। यानी आपको चले थोड़ा सा और मैं इजी कर देता हूँ कि आप चलो इजी हो गया, अब और कितना इजी होगा वैसे। सर खैर है, करते हैं, आप बताइए नहीं सर आप कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम प्लीज। नहीं। ये को कौन सा सेक्शन में आता है? 1.5 में? हाँ जी, 1.5 की सारी पूरी एक्सरसाइज फुल ग्राफ्स के बारे में, इन्हीं के बारे में, बाउंडेड मुझे बताएं आपने क्या क्या अभी 1 चैप्टर में आपने क्या स्टडी किया? 1.1 से लेकर 6 तक सारा स्टडी किया हुआ ना, यानी जी 1.6 जी। में 1.5 में कुछ चीजें आप जैसे छोड़ रही हैं, इस तरह जी सर 1.6 में 1.6 तो सारा है ना, इसमें तो कोई जी फुल है सर, 1.6 की एक्सरसाइजेस दी हुई थी 1 से 26 तक शायद, या 24 तक क्वेश्चन। आप इसमें
या आप एक और काम करें कि 1 से ये जो चले 1.6 है ना, 1.5 सर। 1.6 ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 1.6 में। 1.5 अगर छोड़ दे तो आप उसकी जगह 2.1 इंक्लूड कर दें, क्या सर कहते हैं? एक सेकंड मैं देख के बताती हूँ। ये देख लेंगे अगर आप। क्यों जफरान? किसी और ने 2.1 की हुई है तो फिर वो बताए कि बेहतर है ये या नहीं है। सर अभी तक हमने वो फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट किया, उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो 1.6 से भी कुछ क्वेश्चन ही कर रहे थे, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए 2.1 का आइडिया नहीं है अभी। चलो फिर ठीक है, वही रखें फिर। आप वन हाँ पॉइंट ठीक है, चैप्टर सर 1 आप ही। पेपर बनाते हुए ये देखिएगा ना कि कहीं वो बॉन्डेड की बात आ रही हो या और इस तरह की बातें आ रही हो तो वो आप फिर ना कीजिएगा इंक्लूड हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन। बॉन्डेड शॉर्टेड के बारे में चलो मैं चीज़ें नहीं पूछूंगा। अब जी चैप्टर 1 की बाकी चीज़ें जो है ना, आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर हो, जी पीछे सर जो ठीक है। अच्छी आर्गुमेंट्स वगैरह, रूट्स वगैरह और उस तरह की चीज़ें जो है ना। जी और सर एक और बात बता करनी है, एक तो होता है nth रूट जिसे 1/n की फॉर्म में लिखते हैं, और जी ये जी, जो सा होल होल पावर n की फॉर्म में होता है इसे क्या कहते हैं? होल पावर एंड पावर कौन सा? सिर्फ सर जैसे 1 की पावर n या 1 + i की पावर n, तो इसे सिर्फ n पावर की फॉर्म में। हाँ जी, आपके पास दो तरह की सिचुएशन है ना, मैं बताता हूँ आपको। सर ये जो आप, वो आपके पास ना यूनिक रूट होता है। अगर आपके पास जो आ जाए ना, z⁻² आ जाए, यानी जी या सर। आप आ जाए i⁻² आ जाए, जी i⁻² के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक ही वैल्यू होती है जो कि -1 आती है, या i⁻³ आ जाए या i⁻4 आ जाए, क्योंकि ये यूनिक वैल्यूज है, ये रूट्स नहीं होते। ठीक है। सर इनके लिए भी एक स्पेसिफिक फार्मूला यही वाला होता है ना कि Zn = Rn cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर n। नहीं, नहीं, वो उसी का होता है। वो असल में होता क्या है, आपके पास आप कहते हैं कि यही आप जब बात करते हैं ना, आप इस तरह बात करते हैं, आप कहते हैं जी अच्छा, आप सॉल्व करें, -1⁻² को सॉल्व करें, ठीक है। जी सर। सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं कि कोई इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं, या जो, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है उनको डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे -1/2 1 ही है, इस पे यही आंसर है कि आ सकता है, और पॉसिबिलिटीज इसकी नहीं है। लेकिन जब को आपको कहा जाता है कि -1⁻1/2 को सॉल्व करें, ठीक है, जी फिर आप सर। कहते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब है -1 हैज टू रूट्स, देन आप लेट कर लेते हैं, लेट z = -1⁻1/2। तो इन दिस केस जब z -1/2 करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बन जाता है z² = -1, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पे। इन नेक्स्ट केस ये चीज आपके पास यूं लिखी जा सकती है, z² -1 + 1 = 0। ये एक्चुअली आपके पास देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जी सर। यानी -1/2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट्स होते हैं, जी ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे तो वो दो रूट्स इसी के ही होंगे, क्योंकि ये जी जो सर। आपके पास -1/2 है, ये इक्विवेलेंट है z² + 1 की, क्योंकि हमने इसी से ये चीज यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी -1/2 इज इक्विवेलेंट टू z² + 1, यानी इससे आपने ये चीज बनाई है। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही इसके रूट्स होंगे, ओके सर। सर ठीक है। इसको nth रूट कहते हैं और ऊपर वाले को सिर्फ पावर की फॉर्म कहते हैं। वो पावर है, वो आपके पास पावर है, जी सर कैसे ठीक है। पावर आप एवेल्युएट करते हैं उस सर केस में। सर ये जो -1 की पावर आपने 2 लिखा है, तो सर यहाँ पे n की पावर 2 है ना, तो फार्मूला में 1/n होता है। तो लेकिन सर ये जो फार्मूला है ओमेगा k = r की पावर 1/n वाला, सर तो इसमें जो cos θ + 2 k पाई है, तो वहाँ पे डिवाइडेड बाय
n भी साथ होता है, तो यहाँ पे अगर n की पावर n जो है इक्वल टू 2 है, लेकिन वहां पे फिर n की जगह वो 1/2 लिखते हैं। सर ये क्यों? 1/2 किधर लिखते हैं? अफिया ये दो सर ये कंफ्यूज अफिया ये दो अलग फार्मूला है, एक 1/n के लिए अलग फार्मूला होता है और एक n की पावर के लिए अलग फार्मूला होता है। n की जो पावर वाला है ना वो बाइनोमियल का फार्मूला होता है। सिंपल बाइनोमियल फार्मूला नहीं पढ़ा आपने, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n वाला। यस सर। तो आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी ये बाइनोमियल फार्मूला यूज कर सकते हैं होल पावर n के लिए। सर और एक डी डी इस तरह कुछ नाम था, उसका भी फार्मूला होता है कि हमारे पास आर एन कॉस एन थीटा प्लस आई आयोटा साइन एन थीटा। मुझे उत्तर पता है, बोले क्या है? सर obvious हाँ जेड एन z रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू इक्वल आर टू एन r n ब्रैकेट कॉस एन थीटा। r रेज़ टू पावर n है, जी आर इज टू पावर कॉस एन थीटा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। प्लस सर इसका कोई आयोटा। स्पेसिफिक नाम है, वो एलिजा आपको पता है? De Moivre's theorem है। ये इसकी बात, ये तो डी मॉर्गन थ्योरम है ना। जी सर, तो ये वो लोग उस फार्मूला में इसकी पावर्स को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। यूज कर सकते हैं। मैंने ये आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन में। यस कि सर जा- आपने जी ये यानी कि आपके पास ये टूल है, टूल इन द सेंस कि जैसे आपके पास अगर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 आ जाए, आपको सॉल्व करना पड़ जाए, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, आपके पास अगर a प्लस क्या कहते हैं a प्लस आयोटा की पावर सपोज 5 आ जाए, तो अब आपके पास वो फार्मूला नहीं यूज सकते, तो आप यहाँ पे बाइनोमियल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब उसके क्रॉसपोर्डिंग बाइनोमियल भी यूज कर सकते हैं, या आप दूसरे लफ्जों में इस अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर दें, है ना। यानी आपके पास जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1 प्लस आयोटा है ना, इसकी कोई पोलर फॉर्म तो बनेगी, z इज इक्वल टू जी r आर कॉस cos थीटा थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन कोई थीटा। फॉर्म तो बनेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो उसकी पावर इधर भी 5 लें, तो क्या होगा, तो वो जो पोलर फॉर्म आपने बनाई है cos थीटा प्लस आयोटा साइन साइन एन थीटा साइन थीटा सॉरी, उसकी भी होल पावर n हो जाएगी, इधर भी पावर 5 हो जाएगी, इधर भी पावर 5 हो जाएगी। ऐसे ही है ना। जी सर ऐसे ही है। तो हमने ये डी मॉर्गन थ्योरम में पढ़ा था कि जो आपके पास जो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में आप ये बात कर ले चले, यानी इसको इस फॉर्म में ले जाए, ऐसे लिख सकते हैं। जी सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं ना, अभी जो पढ़ी है, तो इसको e रेज़ टू पावर लिख सकते हैं, उल्टा 5 थीटा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल से, इसको लिखा जा सकता है फर्दर। अब ये जो है ना, यहाँ पे आइलर फार्मूला चलो यूज कर ले, अगर डी मॉर्गन आपको याद नहीं है तो आइलर फार्मूला क्या कहता है, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, तो वही चीज बन गई ना। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, आपने ये जो पोलर फॉर्म में तो ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, जस्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो ज्यादा इजीली आप इसको डील कर सकेंगे, बजाय कि इसके बाइनोमियल लगाएं, पावर लें। तो ये इस तरह की पावर्स को डील करने के लिए आप फिर ये इसको यूटिलाइज करते हैं। अब यहां से ही आप अपना फार्मूला भी बना सकते हैं, 1/n वाला भी, पता है आपको, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है सारी ना। जैसे आपने z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में मुझे बताएं क्या लिखते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा साइन थीटा। अच्छा, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, लिख सकते हैं ना। अगर इसकी पावर 1/n इस तरफ भी मैं कैलकुलेट कर लूं और इस तरफ भी मैं इसकी पावर 1/8 ले लूं, तो क्या बनेगा, r की पावर 1/n जी e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा थीटा बाय n n बन जाएगा।
और आपको पता है कि यहाँ पे जो थीटा है ये क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, इसका मतलब ई रेज़ टू पावर थीटा जो होता है फर्दर ई रेज़ टू पावर थीटा प्लस 2 पाई आयोटा थीटा, सॉरी ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आयोटा है, तो थीटा प्लस 2 पाई के इक्वल भी होता है। जी सर। ठीक है, तो इसको फिर ये फर्दर यू भी लिखा जा सकता है आर रेज़ टू पावर 1 ओवर एन ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय एन, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो हमने एक लिखा ना, तो इसको अगर 2k पाई लिख दे यहाँ पे, फर्क तो तब भी कोई नहीं पड़ना, नहीं पड़ेगा ना फर्क, नो सर नहीं क्योंकि पड़ेगा। इस 2 पाई के बाद भी इसकी वैल्यू रिपीट होगी, फिर 4 पाई के बाद भी, क्योंकि 2 पाई पीरियड है तो इसके बाद 2 पाई के बाद 4 पाई की वैल्यू रिपीट होगी, आफ्टर एवरी 2 पाई इसकी वैल्यू रिपीट होगी, तो हमने इसको 2k पाई लिख सकते हैं। तो अगर आप सोचे थोड़ा सा, तो ये जो इक्वेशन लिखी है लास्ट पे मैंने, तो ये किस इक्वेशन है, ये भी तो रूट्स की इक्वेशन है ना। ठीक है, अब वो जो पहले फार्मूला था लिखा था वो z रेज़ टू पावर n के लिए लिखा था, ये फार्मूला z रेज़ टू पावर 1 ओवर n के लिए लिखा है। फर्क कहाँ पे आएगा कि उसके करस्पॉन्डिंग z रेज़ टू पावर n के करस्पॉन्डिंग आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी एक, लेकिन z रेज़ टू पावर 1 ओवर n के करस्पॉन्डिंग आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलेगी। और इसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये n है। ठीक है, सर यस, क्योंकि इसमें n, पूछो पूछो। ये बात समझ आई है बच्चों? हाँ जी सर ये समझ आ गई है। अच्छा, और क्या पूछना चाह रही हो? सर अगर हम किसी का कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अगर हमारे पास यूँ एब्सोल्यूट ऑफ z प्लस 3 आयोटा एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 2, एक मिनट मुझे बताओ, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ऑफ z प्लस z प्लस 3 आयोटा एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 2, इज इक्वल टू 2। तो इसे सेंटर की फॉर्म में मतलब किस तरह करेंगे प्लॉट? ये मुझे बताओ ना, ये कौन सी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, पहले तो ये बताओ। सर सेंटर ये सर्कल की, सॉरी सर्कल की इक्वेशन है, और सेंटर भी आपको पता है क्या है इसमें, -3 -3 0 -3 x 0 है ना। जी x 0 है, तो x 0 y -3 -3 और रेडियस इसका क्या है 2। 2। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह सर्कल इसको प्लॉट करने बस, x 0 y -3 1 2 -3 x 0, तो ये बनेगा इसका इधर, और रेडियस 2 बनेगा, तो इसका सर्कल इधर बनना चाहिए। ठीक है, हाँ जी समझ आ गया प्लॉटिंग करना। और एनी फर्दर क्वेश्चन? सर हाँ जी, सर हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन हो एज अ सेट के तौर पर, और साथ में एक कंडीशन है कि हमारे पास सर्कल है जो कि डिलीटेड सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, और पूछा गया है कि ये कनेक्टेड है या नहीं है, तो सर इसको कैसे हम देखेंगे? कनेक्टेड को भी रहने दो ना, कनेक्टेड को छोड़ दो। और सर एक और है कि अगर हमारे पास रियल ऑफ जेड जो है वो लेस देन 0 है, एरिया शेडेड है, और इसको हमने आर्गुमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो सर इसका आर्गुमेंट इंटरवल क्या बनेगा? किसका सर रियल ऑफ जेड लेस देन 0। रियल ऑफ z लेस देन 0। यस सर। इसका क्या करना है आपने, इस रीजन सर में शेड कर, सर इस रीजन शेडेड है और कहा गया है कि इसको आर्गुमेंट में एक्सप्रेस करें इक्वेशन तो में। आप देख लेना रियल ऑफ z लेस देन 0 में कौन सा रीजन बनता है, लेस देन एक्स। लेस देन x वाला कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है। सर एक्स लेस देन 0। यस इसका आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है आपने। सर आर्गुमेंट इंटरवल बनाना है, इक्वेशन बनानी है कि आर्गुमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक है रीजन का।
देखिए ना, इसका रीजन का यहाँ से यहाँ तक ही बनना चाहिए ना, ये सारा आर्ग्यूमेंट इंक्लूड होगा ना इसमें। ये सर। तो आप यहाँ से कहाँ तक बनाएंगे फिर? ये लेस देन है तो इसमें मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। ये तो सर। मेरे ख्याल में ये बनना चाहिए 5/2 से लेके 3/2 तक, या माइनस पाई की रेंज से ज्यादा बड़ा हाँ, नहीं होता। कोई ना, या यानी अगर आप जनरल फॉर्म में देखें तो ये आ जाएगा, या इस तरह से बन जाता है 5/2 से पाई तक, माइनस। ठीक है। और यूनियन ले लें इसकी, और इधर से -5/2 से -पाई तक, -5/2 से ये बनना चाहिए। क्या कहते हैं, यस सर। यही बनता है? सर नहीं, उन्होंने सिर्फ इस के आंसर में सिर्फ यही बताया है कि रियल ऑफ जेड जो है वो लेस देन 0 है। हाँ हाँ, तो ये फाइंड नहीं किए हुए थे उस क्वेश्चन में आंसर में, तो इस वजह से। आप देख लेना इधर से, अब वैसे निकाल भी लें कि आपके पास थीटा जो है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x होता है, और आपको यहाँ से पता चल गया है कि इसमें रियल ऑफ दैट x नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अब y पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, यानी y डिवाइडेड बाय x है। अब इसमें दो केसेस बन जाएंगे, एक x पक्का नेगेटिव है, ये तो आपको पता है, y पे दो, हाँ जी हाँ पॉजिटिव y, भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल, एक y का पॉजिटिव केस बनाए, एक y का नेगेटिव, दो केसेस हैं, उन दोनों में आप एंगल कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो इसमें आप देखें सिचुएशन ऐसे है कि ये जो सारा रीजन है, ये वाला, ये सारा ये y पॉजिटिव वाला रीजन है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये सारे एंगल कैलकुलेट होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये सारे एंगल नेगेटिव के लिए कैलकुलेट होंगे। तो इसका मतलब हर डिफरेंट y के लिए आपके पास एक एंगल आ जाएगा। तो जनरली आप फिर उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। सर और किसी की को क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, आप तैयारी करें, तो इंशाल्लाह फिर इससे आपको चलो एक और कर देते हैं कि नेक्स्ट वीक में ना जी सर। आप अपनी क्लास फेलो से और जफरान और आप जो अपने वाइफ से सारों से आपस में वो बात कर लेंगे। अगर कोई किसी एक दिन में चाहते हैं, कोई गूगल क्लास कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक क्लास अरेंज कर सकते हैं आपके मिड से पहले पहले। तो उसमें ये होगा कि चलिए आप कुछ चीज़ें पूछ सकें, ठीक है। ये ठीक है ना? सर सर हमें ज्यादातर क्लियर ये मतलब बस प्रैक्टिस अब करनी है और वो करना है चलो तो ठीक है, ठीक है, अगर प्रैक्टिस फिर भी सर वगैरह। अगर अगर किसी को प्रॉब्लम हुई ना गर्ल्स में तो फिर नीस बता देगी आपको। जी जी बिल्कुल सही, ठीक हो गया। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू सो मच।